वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने आज क्या लिख रखा है, एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक बच्चे ने हमें डाउट दिया है, तो उनके डाउट को हमने क्या करा है, यहाँ लिखा है। ऐसे आप भी डाउट दे सकते हैं और कोई भी टॉपिक क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेंटेन है, जाइए प्लेलिस्ट में, उठाइए और बैठ के पढ़ाई करिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रोज मिले और आप क्या कर सके, टच में रह के पढ़ाई कर सके। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले नाम समझ लेते हैं क्या होता है। अब कुछ ऐसे डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जो केवल क्या करेंगे, स्टेट पॉलिसी पे लगेंगे, लेकिन नेशनल पॉलिसी पे नहीं लगेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इनको ऐड नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, वही हम पहले समझ लेते हैं, फिर डीपीएसपी को अच्छे से समझेंगे। चलिए 1947 में क्या हुआ था, सबको पता है, हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारा कौन सा देश, इंडिया क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। जब आज़ाद हुआ तो हमने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करा, बनाया। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया तो सिंपली हमने क्या देखा, बहुत सारी कहने का हमने पॉलिसी बनाई, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या मैंडेटरी चीज़ रहेंगे, कंपल्सरी चीज़, उन्हें तो हमने किसके अंदर डाला, फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमारे इंडिया के पास उस टाइम सफिशिएंट फंड नहीं था। फंड का मतलब क्या होता है, पैसा नहीं था। तो कुछ पॉलिसी को क्या करा उन्होंने, डीपीएसपी पॉलिसी में डाल दिया कि टाइम आने पे या समय आने पे क्या करेंगे, इन पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वापस डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं कर रहे, तो उसी चीज को क्या बोला गया, डीपीएसपी बोला गया। होप सो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या हमने बोला कि लैक ऑफ फंड की वजह से, पैसों की कमी की वजह से हमने क्या करा, कुछ जो हमारे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स बन सकते थे या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो सकते थे, उन्हें हमने क्या करा, रोक दिया केवल स्टेट पॉलिसी। लेकिन बाद में क्या करा, कहीं ना कहीं हमने कोशिश की कि उन्हें हम क्या करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालें। जिसका एक एग्जांपल क्या है, राइट टू एजुकेशन। ये पहले किसका पार्ट था, डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन अब किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो होप सो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्या लिखा है, पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, सो वाइल द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट हमें क्या करता है, राजनीति क्या करता है, डेमोक्रेसी देता है, आज़ादी देता है। लेकिन डीपीएसपी हमें क्या करता है, सोशल एंड एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करता है। सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे हमें क्या करता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं आज़ादी देता है कि सब समाज में एक जैसे रहें, और सब इकोनॉमिकली कि एक जैसे तो नहीं हो सकते, टॉप क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लेकिन हाँ अगर सेम काम करते हैं तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। बस एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ 2 घंटे पढ़ाऊँ, कोई और टीचर भी 2 घंटे पढ़ाए, तो दोनों की सैलरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम है, क्लास सेम पढ़ा रहे हैं, या सारी चीज़ें, तो वो क्या होगा, आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि किसके अंदर आएगी, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या आएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, केवल राजनीतिक आज़ादी आती है। चलिए Second, some guidelines were incorporated in the constitution, but they are not made legally enforceable. अब कहा गया कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, जो बन सकती हैं, क्या डीपीएसपी से किसका पार्ट बन सकती हैं, कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बन सकती हैं, बट दे आर फॉर नॉट मेड बी लीगली। लेकिन अभी वो कानूनी रूप से क्या हैं, नहीं की गई। बन सकती हैं, हमने बोला है क्या कि हमने लैक ऑफ फंड की वजह से कुछ पॉलिसी को मिस कर दिया या छोड़ दिया, ताकि वो क्या हो जाए, सिंपली बाद में जब समय आएगा, बनाना तो है ही है, लेकिन अभी हम इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं बना रहे, तो लीगली इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अभी नहीं कह सकते, जब बन जाएगा तब इससे क्या करेंगे, बोल देंगे। थर्ड वन देखते हैं, दिस गाइडलाइन आर नॉन जस्टिफिकेबल, इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी। ऑब्वियसली बात है, सिंपली नॉन जस्टिफिकेबल का मतलब क्या है, इसके लिए कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसको वेट कराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी,
कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या जजेस पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी टाइम के लिए रोक सकते हैं। और यहां जो हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेटेड, पहले क्या था, राइट टू एजुकेशन पार्ट किसका था, डीपीएसपी का, लेकिन बाद में इसको लीगली क्या बना दिया गया, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। चलिए अब देखते हैं कंटेन्स क्या करती हैं। डीपीएसपी 3 चीज को कंटेन करता है। अब वो क्या 3 थिंग्स हैं देखते हैं, उठाकर समझते हैं। पहला, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट आर सोसाइटी शुड बी अडॉप्टेड। सिंपली है, हमारी सोसाइटी में क्या कहीं ना कहीं गोल्स बनने चाहिए, ऑब्जेक्टिव, कि सोसाइटी में सब इक्वल रहने चाहिए। पहला तो गोल ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, सोसाइटी में पीस बना रहना चाहिए। वॉर देख ही रहे, रशिया के बीच में, यूक्रेन के बीच में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इंडिया में भी होता ही रहता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ते रहते हैं। तो क्या होना चाहिए गोल, यानी कि ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो पीस मेक करे। क्या करे, पीस मेक करे। और एक किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बोला कि आपको करना ही करना है, लेकिन हाँ आप करोगे तो क्या होगा, ये स्टेट की पॉलिसी, आपकी पॉलिसी क्या होगी, और अच्छी हो जाएगी। सेकेंड है, certain rights that individual should enjoy apart from the fundamental rights। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स की तरह इंजॉय करने चाहिए। सिंपली कौन से राइट्स हो सकते हैं बताया, अगर मैंने काम किया तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। अगर मैं काम करूंगा तो मुझे भी क्या मिलना चाहिए, अगले के जितने ही पैसे मिलने चाहिए, सेम आर या सेम चार्जेस मिलने चाहिए ना, कुछ अलग मिलने नहीं चाहिए। सेकंड कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन भी हो सकता है, मुझे पढ़ाई लिखाई का अधिकार होना चाहिए, या राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए। तो ये पार्ट क्या है, इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। एक जो व्यक्ति होगा वो फंडामेंटल राइट्स को भी इंजॉय कर सके, उसे अलग नहीं रखा जाए। जैसे पढ़ने का अधिकार सबको होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन का अधिकार क्या होना चाहिए, सबको होना चाहिए। कोई कास्ट, कोई कलर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपली सबको पढ़ने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो समझ गए, इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की तरह यहाँ डीपीएसपी के अंदर राइट्स होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन का, ताकि सब पढ़ सके। सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए जिससे इक्वेलिटी आए। क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, वर्किंग आवर को फिक्स कर देना चाहिए, सारे लेबर से 8 घंटे ही काम कराए जाएंगे। कोई वेज रेट मिनिमम कर देना चाहिए, इतना पैसा सबको दिया जाएगा। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये जो तीनों हैं इसकी अभी मैं आपको स्लाइड्स दे रहा हूँ, या आपको मिल भी जाएगी कहीं ना कहीं बुक के अंदर, हम अभी आपको दे देंगे, वीडियो के अंदर दिख जाएगी स्लाइड्स। तो बैठ के आप क्या करिएगा, इसलिए देख लीजिएगा और आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। तो होप सो पूरा डीपीएसपी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कंपलसरी है, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन आगे क्या हो सकता है, राइट टू एजुकेशन की तरह बन सकता है। पहले किसका पार्ट था, सिंपली पहले किसका पार्ट था, कहीं ना कहीं डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन अब ये किसका पार्ट है, अब ये सिंपली आपका फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये सिंपली क्या हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, या डीपीएसपी का मतलब ही क्या होता है, वो पॉलिसी जो टाइम आने पे चेंज की जा सकती है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक मोटिवेशन जल्दी से आपको कुछ सुना देते हैं और फिर जाते हैं। 5 तक काउंट करेंगे, जल्दी से शॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। होप सो हो गया होगा। चलिए अभी बेसिकली क्या चल रहा है, थोड़ा सा वॉर चल रहा है, किसके बीच में, रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में। तो हमें लगा मोटिवेशन तो अच्छा ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, आज वॉर की सिचुएशन पे कुछ लिखते हैं या समझाते हैं आपको। और वॉर भी क्यों, क्योंकि पता है लड़ाई किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अब हल कहने का मतलब है कि वॉर या जंग क्या है, किसी भी चीज़ का हल नहीं, वो बस प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। खुद सोच के देखिए, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, तो वो किसी का सॉल्यूशन निकलेगा, दिमाग में लड़ाई 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 घूमती रहेगी, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वॉर क्या है, किसी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने उसी के ऊपर क्या कर रखी है, 1-2 लाइन लिख रखी हैं, तो अच्छे से सुनिएगा वॉर सिचुएशन के ऊपर, कि जो वॉर में लोग लड़ रहे हैं उनकी मतलब मदर्स पे, डॉटर्स पे, सन पे, इवन जो वॉर लड़ रहे हैं उन पे क्या फेस ऑफ हो रहा होगा या वो क्या फील कर रहे होंगे। तो 2 लाइन है, सुन लीजिएगा अच्छे से, मोटिवेशनल भी कह सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जंग नहीं होनी चाहिए, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं सबसे खराब चीज़ है। हमारे लिखा है ना कहीं ना कहीं रामायण में, काम क्रोध मद लोभ,
सब नाश नरक के पंथ। सब क्या है, खराब चीज़ है। चाहे काम हो, काम मतलब जो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली होती है, लस्ट वाली सिचुएशन होती है। क्रोध तो पता ही है, जो आपका गुस्सा होता है, ठीक है, एंग्रीनेस, और लोभ का होता है ग्रीड, लालच। तीनों क्या है, कहीं ना कहीं इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वॉर भी क्या उनमें से एक चीज़ है, और वॉर में लोग क्या फील करते हैं, यही आज हम आपको बताएंगे। तो सुनिए, अच्छे से बता दें, 2 लाइन क्या है, अच्छे से सुनिए। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। लड़ाई कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अब क्यों लड़ते हैं लड़ाई लोग, पता नहीं, जबकि लोगों को डिसीजन पता चल गया है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, 1914 से लेके 1980 तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक, और रशिया और यूक्रेन भी वही कर रहा है। तो जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अब पता नहीं है, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, कर रहे हैं तो रहने दीजिए। आप बस क्या करिए, पढ़ाई करिए, चैनल पर विजिट करिए, आते रहिए। होप सो आप बने रहेंगे चैनल साथ। कीप इन टच विद मनश्वी सर। और अगर आपको लगे भी आसपास कहीं लड़ाई हो रही है तो सॉल्व कराने की कोशिश करा करिए, और उसे इग्नोर करके निकला करिए। इग्नोर करने का मतलब कि क्यों ज़बरदस्ती किसी से लड़ना भिड़ना, 2 बातें कहना। तो सिंपली कोई नीड आपको नहीं है। आप बस अपने मन में पढ़ाई रखिए, पढ़ाई करिए, और बैठ के पढ़ के मोटिवेशनल वीडियो देखा करिए, ताकि मोटिवेट हो सके। और चैनल पे आते रहिए। कीप इन टच विद मनश्वी सर। इकोनॉमिक्स माइंड चैनल पे आइए, चैनल को चैनलाइज करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो पे आइए और कमेंट करा करिए, ताकि हमें पता चले। कमेंट मस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो समझ में आया होगा। कल स्टार्ट करेंगे बिजनेस या अकाउंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।